नमस्कार। उत्तर प्रदेश तहजीब की सरजमी, दस्तकारों की पहचान और विरासत का खजाना। जी हाँ, आज हम इसी पे बात करेंगे। क्या प्रदेश अपने उन दस्तकारों को एक मुकाम या सहूलियत दे पा रहा है जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम अपनी उंगलियों से और हुनर से ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में रोशन किया है। आज की रिपोर्ट एक ऐसी ही शख्सियत पर आधारित है, पद्मश्री से सम्मानित नसीम बानो पर। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि लखनऊ में जो चिकनकारी की शुरुआत है कब और कैसे हुई? ये लखनऊ में जो चिकनकारी काम फैला, ये मेरे मम्मी पापा के तो मेरे ददिहाल भी दादी भी करती, जब से हमारे खानदानी पुश्तैनी काम होता चला आ रहा है। कि वो ये बताते थे कि जो इस कढ़ाई को चिकन को जो शुरू किया वो नूरजहां बेगम थी, जो आगरा में जिनकी राजरानी थी, मतलब वो रानी थी। तो उनको शौक हुआ तो उन्होंने ये कढ़ाई शुरू करवाई, कि खुद भी की करवाई, लोगों को सिखाया। तो धीरे धीरे फैलते फैलते आगरा से भी लखनऊ आई। तो अभी आप लोगों की काम कर रहे थे? ये हम लोग की पीढ़ी 1 2 3 तीसरी पीढ़ी, तीसरी चौथी पीढ़ी। हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। रेहाना बाजी को भी अवार्ड, हाँ, को नेशनल अवार्ड मिला। तो आपके पूरे एक उनसे बड़ी बहन को भी मिला था, अख्तर जान, वो मर गई। तो ऐसे भी हमें 2022 में शिल्प गुरु अवार्ड मिला और कलानिधि अवार्ड मिला 2092 में, 1992 सॉरी, और 1988 में हमको ये मिला था नेशनल अवार्ड। उसके बाद 92 में वो मिला पद्मश्री। कब मिला आपको पद्मश्री अवार्ड? अभी 24 में। चिकनकारी की दुनिया में ये नाम किसी परिचय का मुहताज नहीं। ये उनके खानदान की तीसरी पीढ़ी है जिसने इस फन को जिंदा रखा है। उनके वालिद, बड़ी बहन और भाई सभी राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। खुद नसीम बानो की झोली में शिल्प गुरु, पद्मश्री और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 1 दर्जन से ज्यादा अधिक सम्मान है। लगभग 11 देशों में जाकर हिंदुस्तान की चिकनकारी को नई पहचान दी। उन्हें विदेशों से, यहाँ तक कि अमेरिका से भी वहीं रहकर इस कला को सिखाने के प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को चुना। उनका कहना था, अगर ये फन आगे बढ़ेगा तो अपने देश की मिट्टी से ही बढ़ेगा। ना कर दिया, हम रुके नहीं। हमने कहा नहीं, हम नहीं रुकेंगे। हमने कहा हम यही कढ़ाई अपने वतन में सिखाएंगे बच्चों को, तो वो आगे बढ़ेंगे, कामयाबी होगी, तरक्की होगी हमारे वतन की। तो हम रुके नहीं, हम चले आए। इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब मैं नसीम बानो के घर पहुंची तो मेरी नजरें उन दीवारों पर टंगे सम्मान से ज्यादा उस सादगी पर ठहर गई जिसमें इतनी बड़ी शख्सियत अपनी जिंदगी गुजार रही है। एक साधारण सा घर, सीमित जगह और मेहमानों के आने की फिक्र। बातचीत के दौरान वह अपने बेटे से घर की छोटी छोटी मरम्मत की बातें कर रही थी। उनकी चिंता सिर्फ अपने लिए नहीं थी बल्कि उन लोगों के लिए भी थी जो देश विदेश से उनसे मिलने आए। उस पल मेरे मन में सिर्फ एक सवाल उठा, क्या जिस शख्स ने पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, उसके हिस्से में कम से कम इतना सम्मानजनक जीवन भी नहीं आना चाहिए कि वो अपने मेहमानों का इस्तेकबाल पूरी गरिमा के साथ कर सके? इतना अवार्ड मिला है, लगभग 11 देशों में आप अपने हुनर को फैला करके आए हैं, लेकिन उसके अवध में सरकार ने कभी आपको कुछ सहूलियतें दी कि नहीं? कोई सहूलियत नहीं दी। वही तो हमें भी शिकायत है सरकार से, कोई सहूलियत ना, कोई अच्छी पेंशन मिल रही है। हमने सुना था कि और कंट्रियों में देखिए, वहाँ पर अन्नाकुलम में जो लोगों को पद्मश्री अवार्ड मिला, वहाँ के मुख्यमंत्री ने 25-25 लाख रुपया दिया
और 25,000 रुपये महीना उनको पेंशन बांध दिया क्राफ्टमैनों को, क्योंकि नसीम बानो बताती हैं उन्हें मामूली सी पेंशन मिलती है, लेकिन उनका दर्द सिर्फ अपनी पेंशन नहीं है। ये अवार्ड जो मिलता है तो एजेड पर मिलता है, सीनियरिटी पर मिलता है, पद्मश्री अवार्ड और शिल गुरु भी। तो अब जाहिर है कि ज़्यादातर क्राफ्टमैन बीमार हो जाते हैं, बुढ़ापा हो जाता है, उन्हें एजेड हो जाते हैं। कहना है कि एक दस्तकार भी इंसान है, उम्र के साथ उसकी आंखें कमजोर होती हैं, उंगलियां थक जाती हैं, जिस्म जवाब देने लगता है। जब वो काम करने के काबिल नहीं रहता, तब उसे इलाज, दवा और सम्मान के साथ जीने के लिए सहारे की जरूरत होती है। यही सवाल आज उत्तर प्रदेश के हजारों दस्तकारों का भी है। क्या उनका सम्मान सिर्फ पुरस्कार मिलने तक ही सीमित है? क्या पद्मश्री सिर्फ एक तमगा है, या उनके साथ उस कलाकार के सम्मानजनक जीवन की जिम्मेदारी भी जोड़ती है? ये रिपोर्ट किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये रिपोर्ट उस सोच के बारे में है जो अपने हुनरमंदों का सम्मान तो करती है, लेकिन क्या उनके बुढ़ापे के बारे में भी उतना ही सोचती है?